आज हम वास्तु के मूल यानी वास्तु की जो जड़ें हैं वो क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वास्तु, जैसा कि हमने पहले समझा था कि घर के भीतर और घर के बाहर की ऊर्जा में डिफरेंस होता है। और वास्तु में घर के भीतर यानी घर के अंदर के आकाश में एनर्जी ग्रिड डिफरेंट होता है, क्योंकि घर का जो साइज है, जो शेप है, यह इस पर निर्भर करता है। इसलिए भारत के पौराणिक शास्त्रों में ये बिल्कुल अच्छी तरह से वर्णित है कि कोई भी घर आप बनाओगे तो घर को बनाने के वक्त आप जो डिज़ाइन तैयार करोगे उसमें आपको कितना एरिया कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कितना एरिया एनक्लोज्ड करना है, और मेजरमेंट्स के बेस पर आपकी दीवारें जो है कितनी लंबाई और चौड़ाई की होंगी, और इवन आपके घर मकान की जो हाइट है, फ्लोर टू रूफ हाइट, वो भी डिसाइडेड रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं आज उसको समझ लीजिए कि वास्तु दिशाओं से भी पहले आकार विज्ञान का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जिसमें कि हम कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसके डिज़ाइन को इसीलिए तैयार करते हैं क्योंकि उसके भीतर की जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से जो कंपन उसमें रहेगी, उस कंपन की वजह से उस वस्तु का यानी उस आकार का, उस डिज़ाइन का एक वाइब्रेशन रहता है। उसे जहाँ भी हम रखेंगे वहाँ पर उसे देखने पर जो भी व्यक्ति उसे देखेगा या फिर जो नहीं भी दिखेगा, यानी जब दिशा में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है तो जिस भी दिशा में वो चीज़ रखी है, वो आइटम रखी है, तो वहाँ पर उसकी वाइब्रेशंस निरंतर जो है एमिट होंगी। कोई भी वस्तु अपनी इस कंपन, मूल कंपन के द्वारा ब्रह्मांड से एनर्जी को आपके घर तक ले आती है। तो घर में आप कोई भी चीज़ रखते हो, उस चीज़ की अपने मटेरियल, अपने आकार यानी उसकी शेप की वजह से, उसके डिज़ाइन की वजह से वह नेचर से एक एनर्जी को खींचता है एज पर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा चीज़ों को खींचते हैं, लेकिन कोई भी वस्तु लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा किसी न किसी एनर्जी को जो है ब्रह्मांड से एक्सट्रैक्ट करती है, और जहाँ वो प्रेजेंट है उसके आसपास वह एनर्जी रहती है, जिसे हम उस शेप का, उस आकार का आभामंडल बोलते हैं, यानी ऑरा। तो हर चीज़ का एक ऑरा है। तो घर में आप कुछ भी ला रहे हो तो इस बात का एक बार मंथन ज़रूर करिए कि वह वस्तु जब आपने देखी तो आपको उस वक़्त तो अच्छा लगा, लेकिन आप घर में जिस दिशा में इसको रखोगे, क्या वहाँ आपको वैसे प्रभाव मिलेंगे इसके? क्योंकि जिस दिशा में रखोगे यह तो निर्धारित नहीं किया, ना ही यह निर्धारित किया कि यह वस्तु मुझे किस तरह से हेल्प करेगी मेरे जीवन में, या किस तरह से ऑल्टरेशन करेगी। तो कोई भी आप वस्तु लाते हैं घर पर, वो अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकती है और अच्छे नहीं भी दे सकती, अलग अलग वक्त पर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। क्योंकि कोई भी चीज़ आज आप लाए हो तो जब आपका वक्त आएगा उस टाइम पर वह चीज़, जब भी आपसे वह दिशा कनेक्ट होगी तो वह वस्तु भी आपसे कनेक्ट हो जाएगी, यानी उसकी जो ऊर्जा है उस दिशा में ही है। दिशा से कनेक्ट होते ही वह ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी और आपके व्यवहार पर, आपकी चीज़ों पर उसका असर दिखाई देगा। ठीक है, तो हमेशा कोई भी मेजर चीज़, जैसे बेड आप लेकर आते हैं घर में, सोफ़े लाते हैं, स्टडी टेबल लाते हैं और अन्य कई तरह की चीज़ें हैं घर में, तो इन्हें हमेशा आप जो है डिज़ाइन कीजिए। एंशिएंट सिस्टम है हमारे यहाँ, अयादी आर्किटेक्चर में आता है। जिस विज्ञान में मंदिरों को डिज़ाइन किया जाता है उसी तरह से घरों को भी डिज़ाइन किया जाता है। उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अगर मान लीजिए आपके पास 60 बाय 60 का कोई प्लॉट है
तो आप उसमें से 50/50 का प्लॉट कंस्ट्रक्ट करोगे, 40/40 का करोगे। एज पर रिक्वायरमेंट तो है चीज़ें, लेकिन हमेशा घर का ऑफसेट कितना रहेगा यह उस कैलकुलेशन के द्वारा ही निर्धारित होता है। आप अपनी मर्जी से कोई भी साइज़ को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। घर में रहने वाले सभी सदस्यों की जन्म कुंडली के बेस पर इसमें एनालिसिस होती है और आपके जन्म नक्षत्रास को इंक्लूड करके इसमें कैलकुलेशन करके फिर डिज़ाइन तैयार किया जाता है। और सबके लिए किसी एक ही दिशा का मंदिर अच्छा नहीं है, एक ही दिशा की एंट्रेंस अच्छी नहीं है। इसी तरह से सबके लिए घर में अलग अलग डायरेक्शंस उनके रिजल्ट्स लेकर आती हैं। जैसे किसी घर में किसी बच्चे को रहना है, उसके मम्मी पापा भी हैं वहाँ, तो बच्चे की पढ़ाई के संदर्भ में आज की तारीख में उसके लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, इस बात पर हम जो है उसके बेडरूम की पोजीशंस देते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे बड़े हैं, घर में मदर फादर हैं, बच्चे के मम्मी पापा हैं, बच्चे के दादा दादी हैं, ये सभी लोग जो हैं इनकी भी डायरेक्शंस जो है निर्धारित की जाती हैं। तो डिज़ाइनिंग को जितना इजीली आजकल हम लोगों ने समझ लिया है, इतनी आसान नहीं है। जब आप एनर्जी एफिशिएंट होम की बात करते हैं तो एनर्जी एफिशिएंट होम जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसमें समय भी देना पड़ता है और अलग अलग वक्त पर चीज़ों को देख करके सही से निर्धारित करके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं फैमिली से। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनके जीवन में जो प्रॉब्लमेटिक रही होंगी, जिस भी घर में वो होंगे अभी तक, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब वो अपने लाइफ में ठीक करना चाह रहे हैं। ठीक है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो प्रारब्ध से आ रही हैं, तो उन चीज़ों को जो है वो तो आपको भोगना ही है, लेकिन उसके सप्रेशन के लिए हम काम कर सकते हैं। इतनी फ्री विल हमें भगवान ने दे रखी है। तो वास्तु में आपको एटलीस्ट बच्चों का स्टडी टेबल जो है ज़रूर डिज़ाइन करवाना चाहिए और अपना बेडरूम में बेड एक जो है करना ही चाहिए। तो आपको ये समझना होगा कि डिज़ाइनिंग जो है अभी ज़्यादातर आर्किटेक्चर बिना वास्तु के जब करते हैं तो बहुत बार समय आपसे पहले ही तैयारी करवा देता है, जब उसने आपको कोई तरक्की देनी होती है या कोई कष्टी देनी होती है। तो अगर आपको थोड़ी भी समझ आई है चीज़ें, तो आपको किस दिशा में क्या रखना है इसका निर्धारण तो करना होता ही है ज़रूरी, लेकिन हमेशा प्रॉब्लमेटिक एरिया को ही देखिए। तो आपको ये समझना है कि प्रॉब्लमेटिक एरिया में के द्वारा ही हमें मंथन करना होता है, सोचना होता है हमेशा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि घर में निरंतर हर महीने एक बार थॉरो क्लीनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके घर के भीतर का जो आकाश है, यानी आपके घर की जो शेप है, उसके भीतर जो वाइब्रेशन है वो अच्छी बनी रहेगी। और सारा खेल इस वाइब्रेशन का ही है। घर के भीतर जो भी आकाश है आपके, इस आकाश की ऊर्जा ही अच्छी करनी है। आप धूप बत्ती लगाते हैं, ठीक है, अगरबत्ती लगाते हैं, जोत लगाते हैं, ठीक है, धूनी लगाते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपके घर की वायु क्लीन होती है। फ्लोर क्लीनिंग से आपका पृथ्वी तत्व, जो पृथ्वी से जो ऊर्जा आ रही है नीचे से ऊपर को, उस वायु की क्लीनिंग होती है, उस ऊर्जा की क्लीनिंग होती है। ठीक है। तीसरा है आपकी कॉस्मिक एनर्जी। तो जहाँ से भी आपके घर में ओपनिंग्स हैं, वहाँ से जब धूप आपके घर में आती है तो कॉस्मिक एनर्जी की रेडिएशंस जो है आपके घर में प्रवेश करती हैं और उससे भी बेनिफिट होता है हम सभी को। चौथा है आपके घर की वेंटिलेशन। तो घर के भीतर के आकाश में जो वेंटिलेशन का बहुत बड़ा रोल है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपके घर में रहेगी, खासकर डे टाइम में, तो आप लोगों के शरीर में यानी माइंड में और ब्लड में बहुत अच्छी ऑक्सीजन का प्रवाह रहेगा, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से फोकस्ड होकर के काम कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को जीवन में किसी भी तरह का स्ट्रेस है, तो इसका यह मतलब है कि उसकी बॉडी में जो ब्लड है, उसमें जो उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो जो है वीक हो गई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं इस केस में। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं रहती तो आप घर के बाहर जाएं और प्रॉपरली डीप ब्रीदिंग्स करें रेगुलर बेस पर, तो आपकी ये कार्मिक रेमेडी है। जब वास्तु आपके साथ नहीं देता तो आपको कार्मिक तौर पर रेमेडीज़ को करना होता है। ठीक है। और अगर वेंटिलेशन है
स्टिल प्रॉब्लम है, तो आप अपने घर की जिस दिशा में सो रहे हैं उस दिशा को बदल कर देखिए। तो वहाँ आपकी दिशा में दोष है, यानी आप किसी गलत डायरेक्शन में सो रहे हैं। अगर आपके घर में भोजन बन रहा है, अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आपके शरीर को नहीं लग रहा, तब भी आपको आपकी किचन की डायरेक्शन देखनी है, ठीक है? दूसरा, जो व्यक्ति किचन में भोजन बना रहा है, उसकी हेल्थ का भी निर्णय लेना है, क्योंकि हो सकता है वो किसी गलत दिशा में सो रहा है और उस वजह से, क्योंकि घर में जो भोजन व्यक्ति बनाता है, उसकी ऊर्जाएँ हम सभी लोग कंज़्यूम करते हैं, ठीक है? तो वो व्यक्ति की ऊर्जा का भी सही होना बहुत ज़रूरी है। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए और हाँ, इस तरह से आप अपने घर में बालकनीज़ वगैरह में जब पौधे लगाते हैं, उससे भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है आपके घर में और ज़्यादा बेटर आती है, क्योंकि पौधे आपको जैसा कि पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड को जो एब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो हमारे घर से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी बाहर निकलती है, क्योंकि हम तो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, तो वो एब्ज़ॉर्ब भी करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, ठीक है? और इसके अलावा आप आपके घर में कहीं भी दीवारों में अगर कोई भी क्रैक्स हैं, तो उन्हें फिल कीजिए प्रॉपरली, जिससे कि वहाँ दरारें ना हों, फ्लोर में हों, रूफ़ पर हों, दीवारों पर हों, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों से आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो घर में एक मैनेजमेंट यानी कि साफ-सुथरापन दिखना चाहिए, आपकी चीज़ें आप जिस तरह से घर में रखते हैं। और आपको कभी-कभी अगर डाउट हो कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है, जस्ट शिफ्ट दैट। उसे थोड़ा बहुत इधर-उधर शिफ्ट कर दीजिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहाँ आपको वो अच्छा लग रहा है, तो उससे भी बहुत बार चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। क्योंकि ऐसे ही किसी को कोई किसी चीज़ पर डाउट नहीं आता, हमेशा समय की कुछ माँग होती है, उसको समझना पड़ता है। तो नेचुरल इंट्यूशन के बेस पर भी आप चीज़ों को कर सकते हैं घर में। ऐसा नहीं है कि कोई कंसल्टेंट आएगा वही हमेशा बताएगा। तो नेचुरल तौर पे भी आप चीज़ों को करें। और ख़ासकर अपने घर में कुछ भी बाहर से लेकर आते हैं, कोई भी भगवान की कोई मूर्ति लेके आते हैं, स्टैचू लेके आते हैं या कोई भी डिज़ाइन ऐसे ही ले आते हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सोच समझ कर घर में लाइए। वी डोंट नो कि हमें किस चीज़ से कितना बेनिफिट होना है। तो थोड़ा-सा मंथन करें, सोचें और चीज़ों को देखें। एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स को आप जो है अपनी पूरा करें और अपने घर में बहुत ज़्यादा भरा हुआ घर को ना करें। घर के भीतर काफ़ी हद तक खाली स्पेस होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में आकाश बहुत अच्छी मात्रा में होता है, उस घर में अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा आती हैं। जिस घर में जितना ज़्यादा भीड़-भाड़ है, ज़्यादा नैरो हो गया है घर अंदर से सामान रखने की वजह से, तो उस घर में जो है ज़्यादा तरह की एनर्जीज़ यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट एनर्जीज़, ये कॉन्सेप्ट है। जितने ज़्यादा आकार आपके घर में होंगे, जितनी ज़्यादा शेप्स या डिज़ाइंस वाली चीज़ें होंगी, तो आपको अपने कामों पर फ़ोकस करने में उतनी ही दिक्कत आएगी। तो हल्का रखें घर को, कम से कम सामान हो और ज़रूरत का सामान हो। घर हमने अपने हाइजीन के लिए बनाए हैं, अपनी सक्सेस के लिए बनाए हैं, जिससे कि हमारा दिमाग अच्छे से फ़ोकस्ड तरीके से चीज़ों को करे और लंबे समय तक हम एक ही काम को निरंतर एक सही एफ़िशिएंट एनर्जी के साथ कर पाएँ। पूरा उसमें अपना एफ़र्ट दे पाएँ और हमेशा एनकरेज्ड रहें। तो ये सब चीज़ें हमारे घर की एनर्जी ही करती है। तो इस एनर्जी को मेंटेन करना है कैसे भी करके। तो सबसे पहला, जब नया घर बनाओगे तो डिज़ाइन बहुत सोच समझ कर और कैलकुलेशन के बेस पर बनाना है। ऐसे ही आर्किटेक्चर ने किसी ने कह दिया आपको कि आर्किटेक्ट आपको कह देगा कि हम आपको फ्री में दे देंगे 25-30% वास्तु, तो वो वास्तु नहीं होता है। जब तक घर का आकार यानी साइज़ निर्धारित नहीं है, आप लोगों के हिसाब से, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं और आप घर के मुखिया हो उनके हिसाब से, तब तक उस घर में वो एनर्जी आएगी ही नहीं, क्योंकि साइज़ का ही खेल है। अगर साइज़ आप सभी लोगों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, डिराइव किया गया है, तभी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि उसमें जो फ्रीक्वेंसी होल्ड होनी है, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द साइज़। इसका ज़रा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप अलग-अलग कार में बैठते हो तो आपको अलग-अलग वाइब्स महसूस होती हैं। मर्सिडीज़ में बैठेंगे कुछ और महसूस होगा, VW की गाड़ी में बैठेंगे तो कुछ और महसूस होगा, फॉर्च्यूनर में बैठेंगे तो कुछ और महसूस होगा, थार में बैठोगे तो कुछ और ही महसूस होगा। तो हर गाड़ी की अपनी एक वाइब्स हैं, क्योंकि उसका डिज़ाइन अलग है, उसकी शेप अलग है, उसके अंदर का स्पेस अलग है।
उसके मटेरियल वाइज चीज़ें अलग हैं, इंजन अलग हैं। तो सारी कंस्टिट्यूटिंग जो चीज़ें हैं, इन पर भी मैटर करता है कि उस चीज़ के भीतर कैसा आभा मंडल है, कैसी एनर्जी है, कैसा फील होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो हमारा घर ही है जिसमें हमें रहना है। तो घर को ही आप ऐसा बना लो कि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो उस पर वक्त लगाइए, उसमें जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि पैसा भी बहुत लगना है घर पर। तो अगर कुछ पैसा आप डिज़ाइन में लगा दोगे, प्रॉपरली उसको डिज़ाइन करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वैसे भी घर शुरू जब होता है और जब एंड होता है, घर कंप्लीट होता है, तब तक बजट कहीं का कहीं पहुंच जाता है। आपने 50 लाख सोचे थे, लेकिन आपके 1 करोड़ रुपए लग जाते हैं। तो अगर उसमें से अगर आप डिज़ाइनिंग करोगे प्रॉपरली, क्योंकि डिज़ाइनिंग में आपकी प्लानिंग भी इन्वॉल्व होती है, आप किस सीक्वेंस में घर को बनाओगे, और घर को जब हम सीक्वेंशियल तरीके से बनाते हैं तो पैसे की बचत होती है उसमें। और अगर डिज़ाइन आपके तरीके से बना होगा ना, तो यकीन मानना कि आपका फ़ायदा ही होगा। कम पैसे में बनेगा, कम प्रॉब्लम्स आएंगी। घर बनते बनते बहुत लोगों के घर बनते बनते ही रुक जाते हैं और सालों साल फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई ना कोई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए सही चीज़ों को डिज़ाइन करें, अच्छी ज़मीन का सिलेक्शन करें और अच्छे मुहूर्त में कार्य को करें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो और सब चीज़ें अपने आप से सही हो जाती हैं अगर अच्छी सोच रखोगे, अच्छी इंटेंशन रखोगे और अटेंशन सही जगह होगा आपका, खासकर ध्यान सही जगह होगा, तो आपको फ़ायदा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी बहुत बेसिक हैं ये, तो आपकी क्लियर होंगी और इसको सुनिएगा ध्यान से। इसमें पिछले काफ़ी सालों का अनुभव मैंने इसमें आपसे शेयर किया है कि आपको ध्यान किन चीज़ों पर देना है। बेसिकली जब आप कोई चीज़ ऑप्ट नहीं कर सकते, तो घर की छोटी-छोटी चीज़ों को मैनेज करना शुरू करें। घर की एनर्जी सही होना शुरू हो जाएगी और टाइमली करें सब चीज़ें, ठीक है? और टाइमली अगर सब चीज़ों को मैनेज करोगे, तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। घर बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहला आपका धर्म है कि आप साफ़ सफाई करें घर की, उठते ही। उसके बाद अपने बाकी कार्य करें नहा धोकर। तो ध्यान रखिए इस चीज़ों का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।